कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मंगलवार को दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक की अगुवाई अमित शाह और जेपी नड्डा ने की। वहीं आपको बता दूं कि बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में पार्टी के परिणामों का विश्लेषण किया और राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले अपनी रणनीति के खाके पर चर्चा की। फडणवीस ने कहा कि जल्द ही महाराष्ट्र बीजेपी अपने एनडीए सहयोगियों के साथ विधानसभा चुनावों के लिए रोड मैप तैयार करेगी। वहीं फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज महाराष्ट्र कोर टीम ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक की। हमने विशेष रूप से महाराष्ट्र में आए परिणामों पर चर्चा की। महायुति और एमवीए के बीच अंतर केवल 0.3% है, इसीलिए हमने विस्तार से चर्चा की कि हमने कहां वोट खो दिए, हमें कहां समस्याओं का सामना करना पड़ा और क्या सुधार किए जाने चाहिए। इसके अलावा हमने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले अपनी रणनीति के खाके पर चर्चा की। जल्द ही हम अपने एनडीए सहयोगियों के साथ विधानसभा चुनावों के लिए अपना रोड मैप तैयार करेंगे। वहीं बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की चर्चा को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी नेतृत्व के पास ऐसा कोई विचार नहीं है और बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। गौरतलब है कि मराठा समुदाय की नाराजगी दूर करने के लिए राव साहब पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा थी, जिस पर पीयूष गोयल ने यह कहकर विराम लगा दिया कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाने या बदलने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि कोई बदलाव नहीं है, हमें महाराष्ट्र में एक मजबूत महायुति एनडीए सरकार लानी है। ये बैठक जेपी नड्डा द्वारा महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राज्य चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त करने के एक दिन बाद हुई है। इन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, तो पार्टी की ओर से जारी बयान के अनुसार वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र का प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्य के सह प्रभारी होंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा के लिए भाजपा का चुनाव प्रभारी और त्रिपुरा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को राज्य का सह प्रभारी बनाया गया है। और बता देंगे महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो लगातार जो सरगर्मियां हैं वो जारी हैं। इसी बीच कल भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज महाराष्ट्र के नेता दिल्ली पहुंचे और लगातार मीटिंग का दौर जारी रहा। आपको बता दें कि बीजेपी महाराष्ट्र के कई नेताओं का जमावड़ा कल दिल्ली में देखने को मिला, जहां मीटिंग का दौर जारी रहा। वहीं मंथन किया गया कि आखिर विधानसभा चुनावों को कैसे लड़ना है, कौन से मुद्दों पर लड़ना है और कैसे बेहतर प्रदर्शन करना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डाली जाए तो एनडीए का जो प्रदर्शन है वो उतना बेहतर नहीं था। वहीं एनडीए ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रोड मैप पर भी चर्चा करी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मंगलवार को दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक की अगुवाई अमित शाह और जेपी नड्डा ने की। बता दें कि बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में पार्टी के परिणामों का विश्लेषण किया है। अब बता दें कि महाराष्ट्र में शह और मात का खेल लगातार जारी है। आज इसी महाराष्ट्र की सियासत पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं रेसिडेंट एडिटर एपीएन न्यूज के राजीव रंजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ बीजेपी नेता शशिकांत तिवारी जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। और हमारे साथ एनसीपी अजीत पवार गुट से मुकलेश शेख जी मौजूद हैं। मुकलेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले राजीव जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। एक पत्रकार के तौर पर सर, क्या लग रहा है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ नए समीकरण महाराष्ट्र की सियासत में बनते नजर आ रहे हैं? वो लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद जो आत्मचिंतन अगर कहा जाए तो पार्टियों ने आत्मचिंतन किया और आत्मचिंतन करने के बाद बीजेपी इस नतीजे पे भी पहुंची है कि आखिर उसकी हार कहाँ हुई। मतलब अगर देखा जाए तो उन्होंने कई नई पार्टियों से गठबंधन किया। गठबंधन में किस तरीके से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कहीं जो नए गठबंधन है, नए गठबंधनों में नेता तो आए लेकिन कार्यकर्ता नहीं आए। कार्यकर्ता इसलिए नहीं आए क्योंकि कार्यकर्ताओं से बार बार उनका विरोध रहा, यानी अगर देखा जाए तो कई बार उनका विरोध का टकराहट देखने को मिला है।
तो ये बात का स्पष्ट है कि अब नए यानी विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ नए गठबंधन हो सकते हैं। हो सकता है कि जो हाल फिलहाल में गठबंधन है उन गठबंधनों से दरकिनार करने की भी कोशिश की जाए, जी क्योंकि जब सीट बंटवारे की बात आती है तो सीट बंटवारे की बात में स्पष्ट है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों को अपने हक में करना चाहेगी। तो हो सकता है कि जो नए गठबंधन है उन नए गठबंधनों से वो दरकिनार भी कर सकेगी, क्योंकि एक तरह से अंदेशा मिल चुका है। यानी जो एक तरह से अगर कहा जाए तो जो जैसे शपथ विधि ग्रहण हुआ था उस दौरान जो अपने नए गठबंधन साथियों में कुछ जात से ज्यादा उन्हें तवज्जो नहीं दिया गया। जो महाराष्ट्र से नए गठबंधन हुए थे उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल करना था, हालांकि गठबंधन की पार्टियों की तरफ से कहा गया कि नहीं, हम खुद ही शामिल नहीं होना चाहते थे, हम बात सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी अब एक नई रणनीति तैयार कर रही है और वो रणनीति जल्दी ही सामने आ जाएगी। यानी अगर एक पत्रकार की नजर से देखा जाए, यानी ये पूरी तरह से देखा जाए कि क्या बदलाव होने वाला है, तो यही है कि अपने पुराने कदम को हटाकर फिर से वो चाहती है कि हम नए कुछ कदम बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो पुराने कदम उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने उठाए थे वो शायद उनके लिए बेहतर नहीं साबित हो रहे हैं। जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता शशिकांत तिवारी जी लगातार बने हैं। शशिकांत जी, देखिए, क्या महायुति जो आपने बनाई है उसमें कोई बिखराव है, क्योंकि लगातार भितरघात की खबरें सामने आ रही हैं? नहीं, अभी तक तो कोई बिखराव नहीं है। और ये देखिए, गठबंधन जो होता है तो सभी पार्टियों को गठबंधन धर्म निभाना होता है, और गठबंधन धर्म निभाने के से देखिए सारी पार्टियां एक साथ चलती हैं। अब तक तो कोई बिखराव नहीं है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी कोई बिखराव नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई गठबंधन धर्म नहीं निभाता है और आमादा होता है कि नहीं हमको जाना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में तो ये सब चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी एक बार राजभर जी गठबंधन धर्म छोड़ के चले गए तो फिर गठबंधन में आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होती है। एनडीए का जो गठबंधन है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होता। कोई जाना एकदम जाने को उतावला हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आने के लिए रास्ते खुले हुए हैं। हाँ, गठबंधन धर्म सबको निभाना होगा और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण को प्रथम आगे रख करके काम करती है। तो राष्ट्र निर्माण जिसके लिए प्रथम हो तो वही जुड़ता है, वही इस गठबंधन में शामिल है। तो हमें तो उम्मीद है कि कोई गठबंधन छोड़ के जाएगा नहीं, कोई उठापटक नहीं है। हाँ, राजनीतिक पार्टी, सभी पार्टियां राजनीतिक पार्टियां हैं, तो जनता के मूड को भांप करके राजनीतिक पार्टियां अपना वक्तव्य देती रहती हैं, अपने बातों को रखती रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गठबंधन धर्म टूटने वाली कोई बात करेगा, कोई एक्शन करेगा। अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है। भविष्य में भी हमें उम्मीद है कि गठबंधन धर्म निभाया जाएगा। महाराष्ट्र में सभी पार्टियां महाराष्ट्र की सेवा के लिए लगेंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव है विधानसभा का। तो सभी लोग विधानसभा के चुनाव में सबको जाना है और सब एक साथ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ये हमें उम्मीद है। ठीक है, मुकेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए एनसीपी अजीत पवार गुट से हैं। मुकेश जी, जहां एक तरफ हमारे बीजेपी के नेता शशिकांत जी ने कहा कि सभी लोग एक साथ विधानसभा चुनावों की तरफ अग्रसर होंगे, गठबंधन में होंगे, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में लगातार ये कयास भी जारी है कि अजीत पवार और शरद पवार एक साथ आ सकते हैं। तो क्या चाचा भतीजे के साथ आने की संभावनाएं हैं? देखिए, अभी के प्रवक्ता साहब ने सब कुछ कह दिया है और इसमें कुछ रह नहीं गया है कि हम अलग अलग या फिर अजीत सब शरद पवार के साथ जा सकता है जी। ये सब हवाई बातें हैं। कुछ लोग जो है हमारी पार्टी अजीत साहब की जो भी है और सुनील तटकरे जी और हमारे प्रतिभा पटेल साहब है, छगन भुजबल साहब है, सारे लोग काम कर रहे हैं, सभी भुजबल काम कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं। हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता वार्ड लेवल बूथ लेवल के सब लोग लगे हैं कि भाई कहीं हम जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस पर हमें सीखने को मिला। भले हमारी हार हुई है, सम्मान उतना मिलना था भाजपा से या महाज्योति जो हमारी है उससे, तो उतना मिला नहीं मेरे पास से। तो अभी हम कोशिश करेंगे सीट हमें ज्यादा दे और ये दस स्तर की बातों पे हम विश्वास नहीं रखते हैं। और कहाँ कमी हुआ है, कहाँ कैसे कार्यकर्ता को जो है उनको आगे लाया जाएगा, कार्यकर्ता को सम्मान देके लोगों के बीच हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा जो है अजीत पवार के साथ उनके पार्टी के साथ कार्यकर्ता जो है कांधे से मिला के खड़े हैं। रह गई बात, कुछ लोगों का वहाँ दुकान चलाना है, शरद पवार के पार्टी में है जो है अभी नया कर रहे हैं, कभी नकली हमें कहते हैं
कि ये राष्ट्रवादी नकली है, या शिंदे साहब को भी जो है कहते हैं कि ये भी नकली है। ये काम में कुछ लोगों को उन्होंने छोड़ा है। लेकिन मुकेश जी, खबर ये भी आ रही है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कुछ नेता हैं आपके खेमे के जो कहीं ना कहीं इंक्लाइंड दिख रहे हैं शरद पवार की तरफ। देखिए, अभी पुराने रिलेशन है। मैं अगर आपको कहीं टकरा जाऊं, मैं आपसे ट्वीट कर रहा हूं तो नमस्ते तो कहूंगा ना जी, या मैडम से पूछूंगा या फिर दीदी, जो भी है एक्स बात तो होगा। तो उसको एक इशू बना के लोगों में पेश किया जाता है। पवार साहब उनके परिवार है, और पवार साहब जो है, अजित पवार साहब जो है उनका भतीजा है। ये तो दुल्हन जाएंगे, दुल्हन पता है, सभी आपको भी पता है। सुप्रिया ही उनकी बहन। लेकिन कभी अगर किसी के घर में चले जाते पर्सनल रिलेशन के कारण, तो उसको एक हवा, एक मुद्दा जी, और चर्चा कुछ है नहीं उनके पास। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई चर्चा नहीं। ये सरकार में तो आ नहीं पाए, ये राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना नहीं पाए। अब तो राहुल गांधी जी को भी, इनको विपक्ष का नेता भी बनना पसंद नहीं कर रहे लोग। अब वो सारे जो बैठे हैं वो अपनी फिक्र करना चाहिए, चाहे महाविकास आघाड़ी के जो भी है, उद्धव साहब ठाकरे के ग्रुप में हो, चाहे शरद पवार साहब के ग्रुप में हो कुछ लोग, और कांग्रेस में भी कुछ लोग वही काम कर रहे हैं। विकास की ओर हम जा रहे हैं। हम मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ, देवेंद्र जी महाराष्ट्र के नेता है जी, नितिन गडकरी साहब है, उनके साथ हमारे अजीत दादा पवार साहब। चुनाव भी जो भी जैसे भी होगा, लेकिन बस इतना है कि हमें सम्मान मिले भरपूर। इस टाइम जो लोकसभा में सम्मान के कार्यकर्ता थोड़ा नाराज हुए कि अभी जितना सीट मिलना था उतना नहीं मिला। जी, के माध्यम से बताना चाहता हमारे हूं। साथ लगातार जी राजीव रंजन जी भी बने। राजीव रंजन जी, देखिए इसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जहां एक तरफ लगातार कयास ये है, देखिए उठापटक लगातार महाराष्ट्र की सियासत में जारी है, जहां एक तरफ कयास ये है कि अजीत पवार और शरद पवार एक साथ हो सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना एनडीए के साथ आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे वाली सरकार पर इसका क्या असर दिखेगा? नलिनी, बस ये कयास है कि उद्धव ठाकरे वाली सेना है वो एनडीए के साथ आ सकती है जी। लेकिन ये मैं बात बता दूं कि जिस तरीके से जो एनसीपी के दोनों का आपसी विलय की बात कर रहे हैं, हालांकि ये अभी तक संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो पारिवारिक रिश्ते हैं, यानी अजित पवार और शरद पवार से जो पारिवारिक रिश्ते हैं, जो चाचा भतीजा हैं, जी, कई परिवार के लोगों ने ही स्पष्ट कहा है कि अजित पवार का बाहर निकलना और बारामती से अपनी पत्नी को खड़ा करना सुप्रिया सुले के खिलाफ, ये बेहद खराब रहा है। यानी एक बार जरूर हो सकता है कि पवार फैमिली में भी ये बात उठे और इस बात को लेकर भी एक बार विचार मंथन हो जाए। लेकिन अब बात ये होती है कि क्या अजित पवार की सरकार, अजित पवार जो है वो उन्हें अपने गठबंधन में साथ बीजेपी रख पाएगी या नहीं, ये इस बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो पार्टी गठबंधन में है, किस पार्टी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, यानी अगर सीटों को जिताने में किसने कितना अपना सहयोग दिया, इस बात को देखा जाए तो जो एनसीपी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत नीचे जा रहा है। यानी इस गठबंधन में देखा जाए 4 सीटों में से महज 1 सीट जीत के आई लोकसभा चुनाव के दौरान, और कई ऐसे सीट हैं जहां उनके यानी उनके कार्यकर्ताओं के जरिए कोई मेहनत नहीं की गई, जिसके चलते बीजेपी या उसके गठबंधन शिवसेना जो शिंदे गुट है उसे सीट नहीं मिल पाई। तो एक बात जरूर बन रही है कि नुकसान किसे ज्यादा हुआ, यानी गठबंधन में आए अजित पवार और उसके एनसीपी के चलते नुकसान किसे ज्यादा हुआ। बीजेपी मानती है कि अजित पवार के चलते उन्हें नुकसान ज्यादा हुआ है, तो लिहाजा आगे वो गठबंधन चल पाएगा या नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब ये विचार बनने लगा कि नुकसान किसे हुआ, नुकसान का हिसाब किताब देखा जाने लगा। तो निश्चित तौर पर यह देखा जाएगा कि आगे विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बात होगी। तो ये बात अब जो एक बात चल चुकी है तो उस बात पे जरूर आगे बढ़ेंगे लोग, और जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो जरूर एक बात जो ठन जाएगी, और वो कहीं ना कहीं ये गठबंधन। मेरा सवाल आपसे है कि रोहित पवार ने अजीत पवार एनसीपी गुट को लेकर एक बड़ा दावा किया है, और वो दावा ये है कि राकांपा के 18 से 19 विधायक राज्य विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र के बाद उनके पाले यानी कि शरद पवार के पाले में जाने वाले हैं। मैं ये बात को सच नहीं मानता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ अगर है तो रोहित पवार अब तक चुप नहीं बैठता था, मीडिया में तुरंत उसको शो करता था, और उसका कहीं ना कहीं हर लोगों को बताते थे कि भाई ये इस तरह के जो चीजें हैं हमारे साथ हो रहा है। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सारे बातें जो बेबुनियाद है। और हमारे लोग हमारे साथ है, अजित दादा पवार साहब की पार्टी में है, पवार साहब के साथ है,
अजित पवार सब साथ है। और ये सब बात बिल्कुल हवाई बातें हैं। रोहित पवार एक पुड़ी जो है डालने की कोशिश किया है और वो पुड़ी डाल के मतलब राजनीति कर रहे हैं। वो नेता है, वो चाहता है अजित पवार सब हट गया या अजित पवार सब हमारी पार्टी में अजित पवार शरद पवार के साथ पवार साहब के साथ दोबारा अगर जुड़ता है तो उनकी राजनीति जीरो हो जाएगा। तो ये तरह तरह की बयानबाजी जो है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर रहा है। मैं इसको सच नहीं मानता हूँ। कोई प्रूफ है तो बताइए। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रूफ है तो बताइए। हमारे साथ लगातार बीजेपी के शशिकांत तिवारी जी, सवाल वही है कि अगर चाचा भतीजे एक साथ आ जाते हैं तो आप लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्या? क्योंकि देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो शरद पवार वाले गुट का जो प्रदर्शन है वो बेहद बेहतर रहा है। शशिकांत जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आपकी कट गई, दोबारा प्रश्न जी दोहराइए। शशिकांत जी, सवाल मेरा यही है कि अगर चाचा और भतीजे एक साथ आते हैं तो क्या आप लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो शरद पवार वाले खेमे का जो प्रदर्शन था वो बहुत बेहतरीन रहा। नहीं, देखिए, चाचा भतीजे के एक होने का सवाल नहीं है, क्योंकि अगर एक होना होता तो ये अलग क्यों होते, एक बात। दूसरी, जो एनडीए गठबंधन में जितने जो साथी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, निश्चित रूप से आप इनका आप देखेंगे तो ये सभी पार्टियां राष्ट्र को प्रथम रखना, जनता को प्रथम रखना, जनता की भलाई के काम के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए काम करने वाली पार्टियां हैं। अब अगर इंडी गठबंधन के लोगों को देखिए तो इनका काम है तोड़ना फोड़ना। इन्होंने केवल तोड़ फोड़ मचाई है। चाहे ये पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ते हैं, राष्ट्र को तोड़ते हैं, देश को तोड़ते हैं, ये अपनी भलाई के लिए काम करते हैं। शरद पवार जी हो या कांग्रेस हो, ये लोगों ने सदैव ही हमारे देश के नहीं सर, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन तो आप पर आरोप लगाती है कि टूट फूट का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये आरोप तो इंडी गठबंधन आप पे लगाता रहता है। नहीं, इंडी गठबंधन इसलिए लगाता है कि उनका ये चाल चरित्र चेहरा यही रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो एनडीए गठबंधन, मैं एक बात आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछली बार मोदी सरकार 2 में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत होते हुए भी मोदी जी ने सभी एनडीए के साथियों को अपने साथ लेके चले, मंत्रिमंडल में भी स्थान दिया। तो ये दर्शाता है ना कि हम कितना सम्मान करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ना फोड़ना, इसमें विश्वास नहीं रखते। ये काम कांग्रेस का है, शरद पवार जी का है, इंडी गठबंधन का है। और ये लोग तोड़ फोड़ क्यों मचाते हैं? अपने स्वार्थ के लिए मचाते हैं। इसलिए मचाते हैं कि ये इन्होंने जो पिछले जितने गलत काम किए हैं, राष्ट्र के नुकसान का काम किए हैं, उस पर चादर ढक जाए। राष्ट्र को तोड़ने तक का ये लोग, अगर इनकी पार्टी का भलाई हो रहा हो तो ये कश्मीर को तोड़ देंगे, केरल को तोड़ देंगे, बंगाल को तोड़ देंगे। इनको टाइम नहीं लगेगा। तो ये इनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो भी जनता देख रही है। जी, इसी पर मैं राजीव जी से जवाब चाहूंगी। राजीव जी, देखिए, यहाँ पर शशिकांत जी ये कह रहे हैं कि तोड़ना फोड़ना ये सारा चाल चरित्र विपक्ष का है। मैं शशिकांत जी से एक सवाल पूछता हूँ जी। केरल की बात, बाकी जगहों की बात छोड़ दें, महाराष्ट्र में ये बताएं, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में या किसी और दल में कौन शामिल हुआ? मैं नाम गिना सकता हूं कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वालों में कितने फेरिस्त हैं। अभी हाल फिलहाल में राधाकृष्ण विखे पाटिल हो, अशोक चौहान हो, या ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जो हैं जो कांग्रेस के, उन्हें छोड़कर इन्होंने बीजेपी में शामिल है। तो अब किसे कहा जाए कि तोड़ने फोड़ने का काम कांग्रेस का है या बीजेपी का है? अगर देखा जाए तो फायदा किधर हुआ? एनसीपी तोड़कर सरकार बनाई गई, शिवसेना के एक गठबंधन तोड़कर सरकार बनी। सरकार किसकी बनी? बीजेपी की बनी जी। क्या कांग्रेस ने कभी बीजेपी को तोड़ के? शशिकांत जी, इसका जवाब दे दें। जी राजीव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात में विश्वास नहीं रखती है कि किसी को तोड़ फोड़ करके हम ले आए। हाँ, एक बात अवश्य है कि हम राजनीतिक पार्टी हैं। हमारे दल में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, हमारे दल में जितने से ज्यादा कार्यकर्ता जुड़ेंगे तो हमारी पार्टी की साइज बढ़ेगी। शशिकांत जी, एक दल को 2 हिस्सों में बांट दिया आपने और आप कह रहे हैं कि तोड़ फोड़ नहीं करते आप। मशीन है, वो साफ साफ दिख रहा है। कई बार ये बात कही जा रही है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो मेरा कहना यह है कि हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। हम इस बात में विश्वास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पार्टी में आए और ज्यादा से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता तो पार्टी में आए तो सर, पार्टी में किस तरीके से आए उस तरीके पर भी तो कई सारे सवाल विपक्ष उठाता है।
विपक्ष नहीं, तो ये भी विपक्ष- कहता है कि जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो वो आरोप मुक्त हो जाते हैं। कई सारे सवाल है सर। नहीं, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना। ठीक है, भाई ठीक है। देखिए, मैं एक फाइनल दे- कमेंट राजीव जी से चाहूंगी। राजीव जी, कह रहे विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और देखिए जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सियासत रुख बदल रही है, क्या लग रहा है अब जो घड़ी है वो समय आ चुका है जब शरद पवार को उनकी घड़ी वापस मिल जाएगी? देखिए नल्ली, ये जाहिर है कि ये विचार मंथन जो दिल्ली में हुआ, उस दिल्ली में से एक बात तो तय निकली कि देवेंद्र फडणवीस को हटाया नहीं जा रहा है। यानी एक बात चली थी कि जो विधानसभा चुनाव में जो जिनके नेतृत्व में बात होगी वो जी। देवेंद्र फडणवीस को हटा के किसी और के, लेकिन ये बात हो गई कि अब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही होगी। लेकिन अब एक बात रह रही है कि नए गठबंधन जो बने हैं उस गठबंधनों को कहाँ छोड़ा जाए, कहाँ लिया जाए। अब ये विचार भी ये भी निर्भर करता है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किस तरह की रिपोर्ट जाती है। लेकिन ये बात जो विचार मंथन में आया, ये स्पष्ट आया कि पार्टियां तो आ गई, उसके कार्यकर्ता नहीं आए। जी। अब ये जिम्मेदारी है नए गठबंधन की पार्टियों की, उनके कार्यकर्ताओं को लाना और साथ साथ वोटों की प्रतिशतता बढ़ाना, यानी नए सीटों को जीतना। ये कितनी बड़ी बात होगी। अब यही तय होगा कि विधानसभा चुनाव में नए गठबंधनों के साथ वो किस तरीके से जाते हैं। जी। क्योंकि पुराने अनुभव शायद उन्हें कड़वे अनुभव करा रहे हैं, तो कहीं कुछ गठबंधन टूटेंगे, नए गठबंधन भी बन सकते हैं। यानी तय मिलाकर यही कहा जा सकता है कि राजनीति की और भी चमक अभी बाकी है। जी बिल्कुल, देखना होगा राजीव के आने वाले वक्त में, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और लाजमी है कि कहीं टूट फूट की खबरें भी आएंगी तो कहीं किसी नए दल से जुड़ाव भी होगा। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर इतने अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए महाराष्ट्र की सियासत अब क्या रुख लेगी धीरे धीरे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।